सो फ्रेंड्स, इस वीडियो के स्टार्टिंग में मैं आपको 3 पॉइंट्स पहले ही बता दूं। फर्स्ट, ये वाली वीडियो इस फोन का मोस्ट डिटेल वीडियो होने वाली है एंड मुझे नहीं लगता कि आपने आज से पहले इतना डिटेल रिव्यू किसी भी स्मार्टफोन का देखा है या नहीं, बट मैंने तो नहीं देखा। लेकिन आप इस वीडियो की लेंथ एक बार देख लो, अब डिसाइड कर लो कि आपके ये 20 मिनट ज़्यादा प्यारे हैं या फिर आपके 20,000 रुपीज़। क्योंकि इस वीडियो में मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड पॉइंट्स क्लियर करूंगा एंड आई बेट यू कि आपका जो भी क्वेश्चन होगा इस स्मार्टफोन के रिगार्डिंग वो इस वीडियो में ज़रूर से क्लियर होगा। और साथ ही में ये भी क्लियर होगा कि आपको ये वाला स्मार्टफोन लेना है, अभी लेना है या फिर वेट करना है या फिर आपको नहीं लेना है। क्योंकि ये कोई पेड या स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, ये है एक बिल्कुल डिटेल रिव्यू। थर्ड, जो कि एक स्पॉइलर है एंड वो ये है कि इस स्मार्टफोन को 2 डिपार्टमेंट में बेस्ट बनाने के लिए कई डिपार्टमेंट में कॉम्प्रोमाइज किया गया है एंड जानने के लिए कौन सा डिपार्टमेंट किस कैटेगरी में आता है एंड अपने साथ वो कितने कॉम्प्रोमाइज लाता है, आपको ये वीडियो पूरा देखना होगा। एंड आई ऑल्सो रिक्वेस्ट यू कि आप ये वाली वीडियो पूरी देखो और आपको इस वीडियो में कुछ अलग ना लगे तो डेफिनेटली आज के बाद जिस वीडियो में मैं हूँ वो वाली वीडियो आप मत देखना। सो फ्रेंड्स, ये है iQOO Z3 जो लॉन्च हुआ था जून 2021 में, जिसका लॉन्च प्राइस था बेस वेरिएंट का अराउंड 20K। लेकिन 90% लोगों ने इस वाले स्मार्टफोन को 17 या 18,000 में बाय किया। और अगर आपने 20,000 से ऊपर स्मार्टफोन को बाय किया है तो पता नहीं आप किसकी एडवाइस फॉलो करते हो। बाकी क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि ये वाला फोन अभी भी क्या वैल्यू फॉर मनी है, क्या ये अभी भी एक अच्छा स्मार्टफोन है और है तो किन कैटेगरीज में। सो इसका आंसर आपको इस लॉन्ग डिटेल रिव्यू में देखने के लिए मिलेगा। वैसे आप इस स्मार्टफोन की डिफरेंट टाइम पास एक एंटरटेनमेंट अनबॉक्सिंग वीडियो देखना चाहते हो तो उसकी लिंक मैं आपको यहाँ दे दूंगा। हम इस प्रैक्टिकल रिव्यू को स्टार्ट करते हैं आपके प्रैक्टिकल फ्रेंड सुमित के साथ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इस स्मार्टफोन के नेगेटिव्स की या फिर आप बोल सकते हो कॉन्स की, वो भी बिना ओवर एग्जैजुरेट करे हुए। स्टार्ट करते हैं हम इसकी बिल्ड क्वालिटी से, जो कि नॉट सो इंपॉर्टेंट चीज़ रही है मेरे लिए अभी तक, लेकिन इस स्मार्टफोन में इंपॉर्टेंट है। बट क्यों इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको अभी बताता हूँ। फर्स्ट, इस स्मार्टफोन का फ्रेम प्लास्टिक का है एंड जो पीछे का बैक पैनल है वो चीप प्लास्टिक का है, जिसमें आपको 2 कलर ऑप्शन देखने के लिए मिलते हैं। फर्स्ट, एलिगेंट एस ब्लैक एंड फंकी साइबर ब्लू। एंड इसे चीप कहने का रीजन ये है कि जैसे ही आप इस स्मार्टफोन को होल्ड करोगे अपने हैंड में, आपको इसकी पीछे वाली प्लास्टिक सॉफ्ट प्लास्टिक फील होगी। एंड अगर आप इसके बैक पैनल पे हल्का सा प्रेशर लगा के अपनी फिंगर स्लाइड करोगे तो आप इस स्मार्टफोन की जो इंटरनल्स है उनको फील कर पाओगे। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि इसकी थिकनेस कितनी ज़्यादा कम है और आप इसको अगर नॉर्मली यूज़ भी करोगे तो आपको यहाँ पे एक थोड़ा बम्प सा महसूस होगा। एंड सेकंड, बात करें इसके फ्रंट ग्लास की तो ये पांडा ग्लास है, जो कि वीकेस्ट ग्लास है जो मैंने अभी तक किसी भी स्मार्टफोन पे देखा है। क्योंकि इस स्मार्टफोन की स्क्रीन पे आपको लेवल 5 पे स्क्रैचेस देखने के लिए मिल जाएंगे। वैसे नॉर्मली किसी भी ग्लास वाले स्मार्टफोन की स्क्रीन पे आपको आराम से 5 लेवल के ऊपर ही स्क्रैच देखने के लिए मिलते हैं। एंड सेकेंड थिंग, आपको इसकी डिस्प्ले पे कोई ओलियोफोबिक कोटिंग देखने के लिए नहीं मिलेगी। बट थैंक गॉड इसके जो बैक कैमरा पे जो ग्लास यूज है उस पे लेवल 5 पे स्क्रैचेस नहीं आ रहे हैं। एंड मोस्टली लोगों की टेस्टिंग में ये वाला स्मार्टफोन वाटर रेजिस्टेंट पाया गया है। एंड हमें इसकी सिम ट्रे एंड जो अपने स्पीकर्स है वहां पे रबराइज गैस किट भी देखने के लिए मिलती है। सो यू कैन से इट्स स्प्लैश प्रूफ बट अनऑफिशियली। एंड यहाँ पे मैं आपको ड्यूरेबिलिटी के केस में आपको सजेस्ट करता हूँ कि जैसे आप इसके स्क्रीन पे जो प्री अप्लाइड स्क्रीन प्रोटेक्टर है प्लास्टिक का, जो कि डेफिनेटली काफ़ी लो क्वालिटी है, उसको जैसे ही आप निकालो आप उस पर एक टेम्पर्ड ग्लास ज़रूर लगा लेना एंड इस स्मार्टफोन को एक केस में यूज़ करना, क्योंकि बैक पैनल पे इस पे बहुत इजीली स्क्रैच पड़ जाएंगे। और वैसे अगर ब्रांड्स आपको प्रमोशन के लिए स्मार्टफोन्स भेजती है तो बात अलग है। नाउ अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं सेकंड कॉम्प्रोमाइज़ की, जो कि है इसकी डिस्प्ले। एंड यहाँ पे जो कॉम्प्रोमाइज़ है वो मैं इसके IPS डिस्प्ले की वजह से नहीं बोल रहा हूँ एंड किस वजह से बोल रहा हूँ वो मैं आपको बताता हूँ। फर्स्टली, इस स्मार्टफोन में आपको 6.58 इंचेस की IPS 120 हर्ट्ज की डिस्प्ले देखने के लिए मिलती है, जिसमें आप मैनुअली स्विच कर सकते हो 60, 90 एंड 120 रिफ्रेश रेट के बीच में। एंड इसमें आपको स्मार्ट स्विच का भी ऑप्शन देखने के लिए मिलता है, जो आपकी डिस्प्ले के रिफ्रेश रेट को 60 to 120 हर्ट्ज अपने हिसाब से एडजस्ट करता रहेगा जहाँ पे ज़रूरत होगी, जो कि अच्छी बात है। एंड ये चीज़ परफेक्टली वर्क करती है, आपको डेली यूजेस में कहीं भी यहाँ पे जिटरीलेस देखने के लिए नहीं मिलेगी इस मोड की वजह से। बाकी ये डिस्प्ले HDR10 कंपैटिबल डिस्प्ले है विद पीक ब्राइटनेस ऑफ अराउंड 460 निट्स। एंड आप इस स्मार्टफोन पे YouTube पे HDR वीडियोस देख सकते हो, बट इस स्मार्टफोन पे आप जो अदर OTT प्लेटफॉर्म्स हैं उसमें HDR कंटेंट स्ट्रीम नहीं कर सकते। सो यू कैन से लिमिटेड HDR10। वैसे आपको इस स्मार्टफोन में वाइड बैंड L1 का भी सपोर्ट देखने के लिए मिलता है। एंड इस डिस्प्ले का जो एस्पेक्ट रेशियो है वो है 20:9 विद 84.5% स्क्रीन टू बॉडी रेशियो।
जो कि ठीक है। एंड वेट है 185.5 ग्राम एंड थिकनेस है 8.5 mm की। सो आप इसके डायमेंशन से इजीली कह सकते हो ये वाला स्मार्टफोन है वो आपके हाथ में काफ़ी कंफर्टेबल एंड हैंडी फील करेगा, लेकिन प्रीमियम फील नहीं करेगा। एंड प्रीमियम ना फील करने का एक रीज़न तो इसकी बिल्ड क्वालिटी है एंड ऊपर से इसमें आपको वाटर ड्रॉप नॉच देखने के लिए मिलती है, जो कि डेफिनेटली आउटडेटेड है। एंड नॉच के बारे में ज़्यादा क्या ही बोलूँ, ये तो आप खुद ही जज कर सकते हो। बाकी ये स्मार्टफोन बैक साइड से अपने डिज़ाइन वाइज काफ़ी अच्छा लगता है ना। ओवरऑल मैं इस स्मार्टफोन के डिस्प्ले पे वापस आऊँ तो इसकी जो क्वालिटी है, यानी कि जो कलर्स हैं, जो सैचुरेशन है एंड जो क्वालिटी है, वो तो हमें काफ़ी सही देखने के लिए मिलती है। लेकिन सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक है इस डिस्प्ले में वो है इसकी ब्राइटनेस। एंड ये ब्राइटनेस आपको 15,000 से नीचे नीचे अगर स्मार्टफोन होता है उसमें देखने के लिए मिलती तो इससे कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन ये स्मार्टफोन अभी 18 या 17,000 का है, उस पर ये जो ब्राइटनेस है वो बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं होती। आउटडोर विजिबिलिटी की बात करूँ तो डायरेक्ट सनलाइट में तो बिल्कुल अच्छे से विजिबल नहीं होती है, लेकिन वहीं आउटडोर कंडीशन में अगर मैं किसी शेड के नीचे की बात करूँ तो उसमें ये डिस्प्ले ईजिली विजिबल हो जाती है। बट मुझे लगता है कि अगर इसके डिस्प्ले में 100 निट्स की ब्राइटनेस और होती, भले इसमें हमें 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने के लिए नहीं मिलता, 90 हर्ट्ज का ही रहता, तो भी ये काफ़ी अच्छी डील होती। और यहाँ पे जब पिक्चर क्वालिटी की बात हो ही रही है तो थोड़ी यहाँ पे साउंड क्वालिटी की भी बात कर लेते हैं। तो इसमें आपको नीचे बॉटम साइड में देखने के लिए मिलता है एक सिंगल स्पीकर, जिसकी क्वालिटी अगर मैं आपको बताऊं तो क्वालिटी वाइज तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको 80% तक कोई भी डिस्टॉर्शन फील नहीं होगा। एंड 80% से जैसे आप ऊपर जाओगे तो आपके इसके साउंड में डिस्टॉर्शन फील भी होगा। एंड 100% पे भी इसकी जो वॉल्यूम है वो आपको इनफ नहीं लगेगी, यानी कि आपको ये स्पीकर बिल्कुल भी लाउड नहीं लगेगा। एंड यहाँ पर्सपेक्टिव के लिए मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपके यहाँ पे नॉर्मली टीवी चल रही है या फिर कुछ लोग बात कर रहे हैं या फिर आप थोड़ा आउटडोर में हो, वहाँ पे थोड़ा नॉर्मल सा ट्रैफिक है, तब अगर आप इस स्मार्टफोन पे कोई यूट्यूब वीडियो देखोगे तो उस टाइम पे आप 80% वीडियोज़ में जो साउंड है वो अच्छे से नहीं सुन पाओगे, वो आपको क्लियर नहीं लेंगे। इनफैक्ट आपको लाउडनेस यहाँ पे प्रॉपर देखने के लिए नहीं मिलेगी। और यहाँ पे मैं आपको एक ऑडियो सैंपल सुनाता हूँ जिसका वैसे कोई सेंस तो नहीं बनता, बट फिर भी आप सुन लो। बाकी आगे बढ़ते हम इसकी ईयरपीस की क्वालिटी की बात करें तो उसकी क्वालिटी मोर देन इनफ है ट्रैफिक या कोई भी लाउड प्लेसेस पे कॉल लेने के लिए। एंड यहाँ पे कॉल की जब बात कर ही रहे हैं तो यहाँ पे माइक की भी बात कर लेते हैं। तो इसमें हमें यहाँ पे दो माइक देखने के लिए मिलते हैं। एक अपना प्राइमरी माइक्रोफोन है जो नीचे की तरफ देखने के लिए मिलता है, एंड एक सेकेंडरी माइक्रोफोन हमें ऊपर की तरफ देखने के लिए मिलता है फॉर नॉइस कैंसिलेशन। एंड इस माइक्रोफोन की क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है। अगर आप वीडियोज़ रिकॉर्ड करते हो तो अभी मैं आपको सैंपल सुनाऊंगा, एंड कॉलिंग के लिए तो डेफिनेटली काफ़ी सही है, यहाँ पे आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। नाउ अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं यूजर इंटरफेस एंड सॉफ्टवेयर के बारे में। सो इसमें आपको FunTouch OS 11.1 देखने के लिए मिलता है विद Android 11 आउट ऑफ द बॉक्स। एंड यहाँ पे आईकू का कहना है कि आपको यहाँ पे 2 मेजर एंड्रॉयड अपडेट्स देखने के लिए मिलेंगे विच इज अप टू Android 13 एंड 3 इयर्स तक सिक्योरिटी अपडेट्स मिलेंगे। एंड फर्स्ट मेजर एंड्रॉयड अपडेट जो कि Android 12 है विद FunTouch OS 12, वो अभी हमें दिसंबर में देखने के लिए मिल गया। एंड अभी तक जो अपडेट की सिचुएशन है वो काफ़ी सही चल रही है, सिक्योरिटी पैचेस अभी ये प्रॉपरली मिल रहे हैं। बाकी यूजर इंटरफेस की बात करें तो इसको मैं पर्सनल प्रेफरेंस मानता हूँ। और यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि मैं हमेशा से अभी तक अपने मेन स्मार्टफोन में स्टॉक एंड्रॉयड ही यूज़ कर रहा हूँ। एंड मुझे अभी तक कभी भी ऐसा नहीं लगा, जो कि 80% लोगों को, इनफैक्ट जो रिव्यूअर्स है उनको लगता है कि मैं बेस्ट यूजर इंटरफेस यूज कर रहा हूँ फ्रॉम 4.4 KitKat टू Android 10। एंड अगर मुझे ऑप्शन दिया जाए स्टॉक एंड्रॉयड वर्सेस एनी अदर UI इंक्लूडिंग MIUI 2, तो मैं यहाँ पे हमेशा कस्टम UI को ही प्रेफर करूंगा ओवर स्टॉक एंड्रॉयड। एंड पिक्सल अभी तक मैंने कभी यूज़ नहीं किया है तो उसके बारे में मैं कुछ बोल नहीं सकता। और ऐसा इसलिए क्योंकि मैं कभी भी जो अपनी बेसिक थिंग्स होती हैं या फिर आप बोल सकते हो जो बेसिक फीचर्स होते हैं किसी स्मार्टफोन में, उनको यूज़ करने के लिए कोई एक्सटर्नल एप्लीकेशन इंस्टॉल करना नहीं चाहता, जो कि आपको किसी भी प्योर स्टॉक एंड्रॉयड वाले स्मार्टफोन में करना पड़ता है। एंड वर्थ मेंशनिंग, यहाँ पे आपको जो गूगल का जो डायलर है वो भी देखने के लिए नहीं मिलता है। यहाँ पे आपको वीवो का खुद का डायलर देखने के लिए मिलता है। इसकी वजह से आप यहाँ पे कॉल रिकॉर्ड कर सकते हो साइलेंटली। एंड ये फीचर्स को कई UI हटा रही हैं, बल्कि ये एक स्मॉल USP हो सकता है कई लोगों के लिए उनके UIs का। एंड किन लोगों के लिए ये मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। एंड सेकेंड थिंग जो लोगों को पसंद नहीं आएगी, एंड वो है इस स्मार्टफोन में आपको कई सारे प्री इंस्टॉल एप्लीकेशन देखने के लिए मिलते हैं, और यू कैन से ब्लोटवेयर्स। एंड अभी भी मेरे स्मार्टफोन में कुछ एप्लीकेशंस हैं जिनको मैं डिसेबल या अनइंस्टॉल नहीं कर सकता, लेकिन अभी तक मुझे इन एप्लीकेशन से एक सिंगल नोटिफिकेशन भी नहीं आया। बाकी मुझे इस स्मार्टफोन में ऐप्स अनइंस्टॉल, डिसेबल एंड ओवरऑल जो फ़ोन को सेटअप करने में 20 मिनट ज़्यादा लगे इन द वे आई वांटेड।
एज कम्पेयर टू एनी स्टॉक एंड्रॉइड ऐप। एंड FunTouchOS अभी मेरे लिए कोई भी कॉन नहीं है, और इसमें जो ऐप ड्रॉअर में सर्च वाला इशू था वो भी रिसेंट अपडेट में फिक्स हो गया। और यहाँ पे मैं एक और बात क्लियर कर दूं कि FunTouchOS में प्राइवेसी इशू है अगर आप इसको प्रॉपरली सेटअप नहीं करते हो तो। एंड ये भी हो सकता है कि आपकी जो प्राइवेसी इशू वाली डेफिनेशन है वो थोड़ी अलग हो, बट मेरे को अपने लिए पर्सनली ये इशू नहीं लगता है, क्योंकि मेरी डेफिनेशन हमेशा थोड़ी अलग होती है। बाकी यहाँ पे कई लोगों को लग रहा हो कि मैं UI के डिपार्टमेंट में थोड़ा बायस्ड हो रहा हूँ। सो लेट मी वेरी क्लियर टू यू कि मैं दूसरों के ओपिनियन सुनता हूँ लेकिन उनको अपने ओपिनियन नहीं बनाता। एंड अगर आपको कोई वीडियो चाहिए हाउ टू सेटअप न्यू स्मार्टफोन और यू कैन से FunTouchOS इन राइट वे, तो डेफिनेटली मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। नाउ अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रोस की। तो यहाँ पे अपनी जो फर्स्ट चीज़ है वो है इसके कैमरास। एंड इस कैमरा वाले सेक्शन में मैं एक बात पहले क्लियर कर दूं कि मुझे नहीं लगता कि कोई भी आपको 2 या 3 मिनट में किसी भी स्मार्टफोन के जो कैमरा है उसको ढंग से डिमॉन्स्ट्रेट एंड अच्छे से जो भी उसकी कलर साइंस वगैरह है वो अच्छे से एक्सप्लेन कर सकता है। डेट्स वाई यहाँ पे मैं आपको जो सैंपल्स है वो दिखा रहा हूँ, बाकी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं आपको यहाँ पे बताता हुआ चलूँगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बैक कैमरा सेटअप की। तो यहाँ पे आपको अपना प्राइमरी लेंस 64 मेगापिक्सल का सैमसंग GW3 सेंसर देखने के लिए मिलता है, जिसमें आप मैक्स 4K 60 FPS पे शूट कर सकते हो, लेकिन 4K 60 FPS पे यहाँ पे आपको EIS का सपोर्ट देखने के लिए नहीं मिलेगा। आपको यहाँ पे EIS का सपोर्ट अप टू 4K 30 FPS तक ही मिलेगा। एंड यहाँ पे मुझे इसके प्राइमरी कैमरा के वीडियो डिपार्टमेंट में किससे कोई भी शिकायत नहीं है, क्योंकि इस स्मार्टफोन की जो वीडियोस हैं उनमें आपको जो कलर्स हैं वो भी काफ़ी नेचुरल देखने के लिए मिलेंगे। एंड यहाँ पे आपको डिटेलिंग की भी कमी नहीं मिलेगी विथ डिसेंट स्टेबलाइजेशन। बाकी मैं इसके ऑटो फोकस की बात करूँ तो स्पेशली जो ह्यूमन बींग्स होते हैं उनमें ये काफ़ी अच्छे से ऑटो फोकस मेंटेन करके रखता है, लेकिन अगर आप इसको एक्सट्रीम फोकस टेस्ट करते हो किसी भी अदर ऑब्जेक्ट पे तो यहाँ पे ये थोड़ा सा टाइम लेता है कई बार। और वैसे जो मैं यहाँ पे वीडियोस की बात कर रहा हूँ वो मैं इंडोर एंड आउटडोर दोनों के लिए बोल रहा हूँ। नाउ अब हम बात करते हैं यहाँ पे फोटोज़ के बारे में। तो आउटडोर कंडीशंस में या फिर आप बोलो वैलिड कंडीशंस में इसकी जो फोटोज़ निकल के आती हैं उनमें आपको डिटेलिंग की कोई कमी देखने के लिए नहीं मिलेगी। एंड इसमें जो आपके कलर्स की बात करें तो यहाँ पे डेफिनेटली कलर्स बूस्ट करता है, बल्कि ये क्या इस सेकंड के जो भी स्मार्टफोन्स आते हैं उन सब में आपको थोड़े कलर बूस्टेड दिखाई देंगे। एंड स्पेशली इस स्मार्टफोन की जो फोटोज़ हैं उनमें आपको जो ह्यूमन सब्जेक्ट है वो काफ़ी अच्छे से हाईलाइट होते हुए दिखाई देंगे। यानी कि आप बोल सकते हैं इसकी जो प्रायोरिटी होती है वो होती है ह्यूमन सब्जेक्ट को काफ़ी अच्छे से हाईलाइट करना। बाकी HDR फोटोज़ की बात करें तो HDR फोटोज़ में भी यहाँ पे मुझे कोई भी कमी देखने के लिए नहीं मिलती है। एंड जैसा कि आप यहाँ पे सैंपल्स में देख सकते हो ये काफ़ी जो हार्ड लाइटिंग है उनमें भी काफ़ी अच्छे से HDR कैप्चर कर रहा है। एंड इस सेकंड में जो आपको जो फ़ोन देखने के लिए मिलता है वो कई बार यहाँ पे स्ट्रगल करते हैं HDR फोटोज़ में प्रॉपर एक्सपोजर मेंटेन करने में। नाउ अब हम बात करते हैं इंडोर फोटोज़ की। तो जैसा कि मैंने आपको जो कलर साइंस मैंने आपको बताई थी आउटडोर फोटोज़ में, यानी कि थोड़ा कॉन्ट्रास्ट रेशियो को बढ़ाना एंड कलर्स को थोड़ा बूस्ट करना, तो ये सेम चीज़ आपको यहाँ पे इंडोर लाइटिंग में भी देखने के लिए मिलेगी। लेकिन यहाँ पे मुझे लगता है कि जहाँ पे वैलिड कंडीशंस नहीं होती है और यहाँ पे इसकी जो कॉन्ट्रास्ट को बढ़ाने की जो आदत है उसके वजह से आपको कई बार जो डार्क एरियाज होते हैं उनमें डिटेल थोड़ी मिसिंग मिलेगी। बट मैं आपको अगर ओवरऑल बताऊँ तो इसका जो प्राइमरी सेंसर है उससे वीडियोज़ फोटोज़ सब काफ़ी अच्छे से कैप्चर कर लेता है। यहाँ पे कोई भी आपको दिक्कत देखने के लिए नहीं मिलेगी। एंड बाय द वे जो मेरी इंडोर की डेफिनेशन है वो है 10x10 के रूम में 20 वॉट की एक LED ट्यूबलाइट। उसके अलावा कोई भी एक्सटर्नल सनलाइट वगैरह को मैं यहाँ पे इंडोर में इंक्लूड नहीं करता हूँ, बट हो सकता है कि आपके इंडोर की डेफिनेशन कुछ और हो। नाउ अब हम बात करते हैं अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस की। तो एज यूजुअल आपको एक 8 मेगापिक्सल के फिक्स फोकस वाले सेंसर से थोड़ी सॉफ्ट इमेजेस ही कैप्चर होंगी। एंड इसको आप कभी भी एक प्राइमरी सेंसर से कंपेयर नहीं कर सकते। एंड यहाँ पे अच्छी बात यह है कि आपको इसकी जो मेन सेंसर एंड जो अल्ट्रा वाइड सेंसर है उन दोनों के बीच में कोई मेजर कलर शिफ्ट देखने के लिए नहीं मिलेगा। थोड़ा बहुत आपको लग सकता है, जब आप बिल्कुल ध्यान से देखोगे तब आपको देखने के लिए मिलेगा। बाकी मुझे इस स्मार्टफोन की अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस से भी कोई शिकायत नहीं है। बाकी इस स्मार्टफोन में जो 2 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा है इसको मैं ज़्यादा हाईलाइट नहीं करूंगा, क्योंकि अल्टीमेटली मैक्रो कैमरा टाइम पास कैमरा होता है एंड आपके टाइम पास करने के लिए ये सफिशिएंट है। हम बात करते हैं इसके फ्रंट कैमरा के बारे में, जो आपको यहाँ पे 16 मेगापिक्सल का देखने के लिए मिलता है विथ फिक्स्ड फोकस। एंड आप फ्रंट कैमरा से 1080p की वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हो 30 FPS में विदाउट EIS। एंड वीडियो क्वालिटी में डेफिनेटली मुझे फ्रंट कैमरा से भी कोई शिकायत नहीं है। आपको वेल लिट कंडीशन में काफ़ी अच्छी क्वालिटी देखने के लिए मिलती है वीडियो रिकॉर्डिंग में इस फ्रंट कैमरा से भी। बाकी फ्रंट कैमरा हमारा सेल्फी कैमरा होता है एंड इसलिए आपको इसके फ्रंट कैमरा की फ़ोटोज़ में जो स्किन टोन है
वो थोड़ी बूस्टेड देखने के लिए मिलेगी। एंड इसकी वजह से कई बार आपको इंडोर लाइटिंग में जो अपना बैकग्राउंड है उसमें परफेक्ट एक्सपोजर देखने के लिए नहीं मिलेगा। लेकिन यहाँ पे हम फ्रंट कैमरा के प्रॉपर HDR टेस्ट की बात करें तो यहाँ पे भी ये काफ़ी अच्छी फोटोज निकाल के दे सकता है। बाकी हम पोर्ट्रेट मोड की बात करें तो इसके सेल्फी कैमरा से जब पोर्ट्रेट मोड क्लिक करोगे तब आप देख सकते हो ईजिली कि इसको जो बैकग्राउंड डिटेक्ट करने में जो एज डिटेक्शन है इस स्मार्टफोन का वो बहुत ज़्यादा ही ख़राब है। आपको हर फोटो में जो थोड़ी एज है वो मिस होती हुई दिखाई देंगी। एंड बाकी यहाँ पे पोर्ट्रेट मोड अगर हम बैक कैमरा की बात करें तो यहाँ पे ऐसी कोई आपको दिक्कत मेजर देखने के लिए नहीं मिलती। थोड़ा बहुत आपको यहाँ पे हेयर साइड में एज डिटेक्शन में ऊपर नीचे हो सकता है। एंड यहीं पे अगर हम नाइट मोड की बात करें तो नाइट मोड में मुझे कोई दिक्कत यहाँ पे दिखाई नहीं दे रही है इस स्मार्टफोन के केस में, इंक्लूडिंग बैक कैमरा एंड सेल्फी कैमरा बोथ। एंड अभी जो वीडियो रिकॉर्ड हो रही है वो इसी स्मार्टफोन के बैक कैमरा से रिकॉर्ड हो रही है विद डिफॉल्ट कैमरा एप्लीकेशन। एंड ये बिल्कुल अनएडिटेड वीडियो है। एंड यहाँ पे जो आप ऑडियो सुन रहे हो वो भी इसके ऑनबोर्ड माइक से ही रिकॉर्ड हो रही है। बाकी इसके अलावा जो भी ए रोल आपने देखे इस वीडियो में, यानी कि जो मेरे ए रोल आपने देखे इस वीडियो में, वो सब इसी स्मार्टफोन से रिकॉर्ड हुए हैं ओपन कैमरा के थ्रू एंड वो एडिटेड है। नाउ अभी जो पूरा कैमरा डिपार्टमेंट है मैं इसको समराइज करता हूँ। तो यहाँ पे आपको इसके कैमराज में कोई ऐसी मेजर प्रॉब्लम देखने के लिए नहीं मिलेंगी, लेकिन डेफिनेटली जो पोर्ट्रेट मोड है एंड जो थोड़ी बहुत सॉफ्टवेयर इंप्रूवमेंट है अभी भी इस कैमरा को चाहिए, तभी मैं इसको परफेक्ट बोल पाऊंगा। बाकी ओवरऑल इस स्मार्टफोन की जो कैमरा सिस्टम है उसको मैं वन ऑफ द बेस्ट बोल सकता हूँ इस बजट में। एंड इसके जो टफ कॉम्पिटिटर है इस बजट में वो है Redmi Note 10 Pro। बस आपको कुछ सिनेरियोज में जो Redmi Note 10 Pro है उसकी फोटोज अच्छी लगेंगी एंड कुछ सिनेरियोज में आपको iQOO Z3 की फोटोज अच्छी लगेंगी। एंड ये चीज़ स्मार्टफोन में बहुत ही ज़्यादा कॉमन है। बट मैं इतना बोल सकता हूँ यहाँ पे डिफरेंस कुछ बहुत ज़्यादा नहीं है, थोड़ा बहुत यहाँ पे डिफरेंस ज़रूर है। एंड यहाँ पे मैं एक और पॉइंट इंक्लूड करना चाहूँगा कि जो iQOO Z3 की जो फोटोज़ है उनमें जो पिक्चर क्वालिटी है वो आपको हमेशा कंसिस्टेंट देखने के लिए मिलेगी, चाहे वो कलर ऑप्टिमाइजेशन हो, HDR हो, वीडियो रिकॉर्डिंग हो या फिर अपनी जो डिटेलिंग हो। नाउ आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं इस स्मार्टफोन की परफॉर्मेंस के बारे में। तो इस स्मार्टफोन में आपको मिलेगा 768GB विद 6GB LPR DDR4X रैम एंड 128GB UFS 2.2 स्टोरेज। बाकी इसमें आपको दो वेरिएंट और देखने के लिए मिलते हैं। एंड सब वेरिएंट में आपको 2GB की यूजलेस एक्सटेंडेड रैम मिलेगी जो कि ऐसा कुछ भी खास काम नहीं करती। 6GB यहाँ पे इनफ है एंड इसको मैं यहाँ पे बिल्कुल इग्नोर करूँगा। अब यहाँ पे हम थोड़े स्कोर्स के बारे में बात करते हैं। तो AnTuTu पे इसका जो स्कोर्स निकल के आए वो है 4,40,000 के अराउंड। और ये जो स्कोर्स है वो मैंने सीधा डब्बा खोलने के बाद मेज़र नहीं किए हैं, ये स्कोर्स मैंने थोड़े दिन अपने स्मार्टफोन को यूज़ करने के बाद मेज़र किए हैं। जिस तरीके से कोई भी नॉर्मल बंदा अपने स्मार्टफोन को यूज़ करता है, एप्लीकेशन डालता है, जो भी स्टोरेज है उन सबको भरता है, उसके बाद ही ये स्कोर्स मैंने यहाँ पे मेज़र किए हैं। बाकी यहाँ पे आप जो Geekbench स्कोर है वो भी देख लो। बाकी मैं आपको यहाँ पे रियल वर्ल्ड परफॉर्मेंस की बात करता हूँ। तो अपनी जो डे टू डे टास्क होते हैं किसी भी स्मार्टफोन में, उसमें आपको इस स्मार्टफोन से परफॉर्मेंस के रिलेटेड कोई भी दिक्कत आ ही नहीं सकती। बाकी गेमिंग की बात करें तो ये इस सेगमेंट में सेकंड बेस्ट स्मार्टफोन है फॉर गेमिंग। यहाँ पे जो फर्स्ट स्मार्टफोन है यानी कि आपको सिर्फ और सिर्फ गेमिंग ही करनी है तो यहाँ पे पोको X3 है, उसके बाद इसी का नंबर आता है। एंड आप इस स्मार्टफोन पे COD मोबाइल हाई ग्राफिक्स पे अपने जो मैक्सिमम फ्रेम रेट है उस पर खेल सकते हो, और BGMI आप HDR ग्राफिक्स पे अल्ट्रा फ्रेम रेट्स पे खेल सकते हो। बट 100% आप यहाँ पे स्मूथ एंड एक्सट्रीम पे खेलने वाले हो, इसलिए मैंने यहाँ पे जो अपनी टेस्टिंग है वो स्मूथ एंड एक्सट्रीम पे की है। तो यहाँ पे अगर आप कैजुअल गेमर तो उस केस में आपको यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आएगी। एंड सबसे अच्छी बात, ये स्मार्टफोन गेमिंग के टाइम पे कोई ज़्यादा गर्म भी नहीं होता है, हल्का फुल्का वार्म हो सकता है डेफिनेटली। ये जो आपकी एक्सटर्नल कंडीशन है, किस तरीके से आप अपने स्मार्टफोन को होल्ड करते हो, क्या आपकी एम्बिएंट टेम्परेचर, इन पे काफ़ी ज़्यादा डिपेंड करता है। बट मैं इतना कह सकता हूँ इसमें जो 5 लेयर लिक्विड कूलिंग जो आपको दी गई है वो अपना काम ढंग से कर रही है। एंड यहाँ पे आप अपनी स्क्रीन पे थर्मल थ्रॉटलिंग टेस्ट देख सकते हो जिसको मैंने 10 मिनट तक रन किया। एंड यहाँ पे आपको बिल्कुल भी डिग्रेड देखने के लिए नहीं मिल रही परफॉर्मेंस में। बाकी अगर आपको गेमिंग टेस्ट देखना है इस स्मार्टफोन का आफ्टर अपडेट तो डेफिनेटली मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। ना हम बात करते हैं नेटवर्क्स की या बोल लो 5G की। तो इस स्मार्टफोन में आपको 2 5G के बैंड देखने के लिए मिलते हैं, बट मुझे यहाँ पे ये नहीं लगता कि कोई भी बंदा ये वाला स्मार्टफोन सिर्फ और सिर्फ 5G की वजह से ले रहा होगा। एंड यहाँ पे मैं जो 5G है उस पर कुछ ज़्यादा बातें नहीं करूँगा एंड डेफिनेटली आप मुझसे 5G पे कुछ ज़्यादा बातें सुनना भी नहीं चाह रहे होंगे। बट आई 100% गारंटीड यू कि अगर मैं 5G पे अपने ओपिनियन दूंगा तो डेफिनेटली वो ओपिनियन आपको कहीं और देखने के लिए नहीं मिलेंगे। एंड जो पॉइंट्स मैं रखूँगा वो बिल्कुल प्रैक्टिकल होंगे। एंड 100% जो अपने मेन स्ट्रीम लोग हैं उनसे मेरे ओपिनियन मैच नहीं करेंगे स्मार्टफोन के 5G के रिगार्डिंग। बट ऑल साइडेड डन, अभी हम 4G के बारे में ही बात कर लेते हैं। तो इस स्मार्टफोन में आपको कैरियर एग्रीगेशन का सपोर्ट देखने के लिए मिलता है, लेकिन यहाँ पे आपको 3CA या 4CA कैरियर एग्रीगेशन देखने के लिए नहीं मिलता। मे बी यहाँ पे 2CA या 1CA कैरियर एग्रीगेशन ही होगा। एंड स्पेशली अगर मैं अपनी बात करूँ तो मुझे स्मार्टफोन में कहीं भी कैरियर एग्रीगेशन नहीं मिला, चाहे फिर वो इंडोर हो या फिर आउटडोर।
और ये सेम चीज़ मुझे पूरे इंदौर में जहाँ जहाँ एटलीस्ट मैं गया चेक करने के लिए वहाँ पे मुझे नहीं देखने के लिए मिला, बट कई लोगों को कैरियर एग्रीगेशन देखने के लिए मिला है एंड आई बिलीव इन देम। बाकी अगर आपको लगता है कि जिस स्मार्टफोन में कैरियर एग्रीगेशन नहीं होता है उस स्मार्टफोन की स्पीड हमेशा उस स्मार्टफोन से कम रहेगी जिसमें कैरियर एग्रीगेशन है, तो यहाँ पे आप गलत हो एंड डेफिनेटली आप यहाँ पे अनबॉक्सिंग वीडियो एंड थ्योरीज पे ही बिलीव करते हो। बाकी आप ये एक स्क्रीनशॉट देख लो जो कि कोई ओकला ऐप का टेस्ट नहीं है, ये रियल डाउनलोड स्पीड है। मैं अब आगे बढ़ता हूँ एंड बात करता हूँ चार्जिंग एंड बैटरी के बारे में। सो एक तरफ जो डिक्टेटर ब्रांड्स हैं वो अपने स्लेव्स कस्टमर की जो बॉक्स में से हैं उसमें से चार्जर तक हटा रहे हैं, वहीं इस स्मार्टफोन में आपको 66 वॉट का चार्जिंग एडेप्टर देखने के लिए मिलेगा, लेकिन ये जो स्मार्टफोन है वो सिर्फ 55 वॉट सपोर्ट करता है। बाकी इसके साथ जो आपको केबल देखने के लिए मिल रही है वो है USB Type-C to A एंड ये 55 वॉट वाली है। एंड ये जो चार्जिंग ब्रिक एंड ये जो केबल है इन दोनों की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। बाकी इस स्मार्टफोन की जो बैटरी है 44 mAh की, वो 0 to 100 अराउंड 55 या मैक्स टू मैक्स 1 आवर के अंदर अंदर फुल चार्ज हो जाती है, जो कि बहुत अच्छी बात है। एंड सबसे अच्छी बात ये है कि आप इस स्मार्टफोन को अगर चार्जिंग के टाइम पे होल्ड करते हो तो भी आपको ये स्मार्टफोन गर्म नहीं लगेगा। डेफिनेटली थोड़ा बहुत वार्म आपको देखने के लिए मिल सकता है, ये काफ़ी अदर कंडीशंस पे डिपेंड करता है। बट यहाँ मुझे ऐसा लगता है कि इनको सॉफ्टवेयर में एक ऑप्शन देना चाहिए जिससे हम 55 वॉट से लेट से 30 या 35 वॉट पे चार्जिंग कर सकें, क्योंकि डेफिनेटली 55 वॉट अपने लॉन्ग टर्म में अपने बैटरी की लाइफ पे ज़रूर इम्पैक्ट करेगा। बाकी यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि इस प्राइस रेंज में आपको सबसे फास्टेस्ट चार्जिंग देखने के लिए मिलती है इस स्मार्टफोन में। एंड यहीं पे हम स्मार्टफोन की बैटरी बैकअप की बात कर लें तो अगर आप एक मॉडरेट यूज़र हो एंड आप इसका जो रिफ्रेश रेट है वो स्मार्ट स्विच मोड में रखते हो तो ये डेफिनेटली आपका जो एक दिन है वो आराम से निकाल देगा। लेकिन अगर आप मॉडरेट टू हैवी यूज़र हो तो डेफिनेटली हो सकता है कि आपको रात में इसको चार्ज करने की ज़रूरत पड़ सकती है, लेकिन मेरे यूजर्स में जिस दिन मैं वीडियो रिकॉर्ड नहीं करता हूँ उस केस में आराम से एक दिन निकाल देता है। बाकी इन सब के अलावा ये कुछ और छोटी मोटी चीज़ें हैं जिनको आप यहाँ पे वीडियो पोस्ट करके पढ़ सकते हो एंड मैं इसको बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं समझता कि मैं इन सब चीज़ों को हाईलाइट करके आपका समय बर्बाद करूँ। जैसे हो गया फिंगरप्रिंट की स्पीड, फेस अनलॉक एंड ड्यूअल बैंड वाईफाई एंड सो ऑन। बस यहाँ पे एक चीज़ है जिसको मुझे आपको बताना है कि इसमें जो आपको वाइब्रेशन मोटर देखने के लिए मिलती है वो कुछ अच्छी क्वालिटी की नहीं है। अगर मैं इसको रेडमी की जो फ़ोन्स आ रहे हैं इस सेगमेंट में या फिर इससे जो सस्ते भी आ रहे हैं उनसे कंपेयर करूँ तो, एंड यहाँ पे आपको मार्केटिंग के लिए काफ़ी लोग आपको बताएंगे इसमें आपको 4D वाइब्रेशन देखने के लिए मिलता है, लेकिन जस्ट ये मार्केटिंग की मैं कहें, क्योंकि जो उसकी जो सोल है जो वाइब्रेशन का वो मोटर ही इतनी कुछ खास नहीं है, आपको नॉर्मल सा हैप्टिक फीडबैक ही देखने के लिए मिलेगा। नाउ इससे पहले मैं आपको वर्डिट बताऊँ इस स्मार्टफोन पे, उससे पहले मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताना चाहता हूँ कि अगर ये सब चीज़ें अगर स्मार्टफोन में होती तो इस स्मार्टफोन का प्राइस भी नहीं बढ़ता एंड इस स्मार्टफोन को मैं और अच्छे से ओपनली रिकमेंड करता। फर्स्ट है इसके डिस्प्ले की ब्राइटनेस, सेकंड है इसके बैक पैनल की क्वालिटी जो कि काफ़ी ज़्यादा ही चीप है, मतलब ऐसे फील हो रहे हैं उसमें इंटरनल, एंड थर्ड है इसका फ्रंट कैमरा। अगर इसके फ्रंट कैमरा में एक पंच होल होता तो डेफिनेटली ये प्रीमियम दिखने लगता, भले फील नहीं करता। एंड इन सब चीज़ों को देने के लिए अगर ये चाहते तो ये जो 5 लेयर की लिक्विड कूलिंग थी उसमें से 2 लेयर हटा देते हैं एंड जो 55 वॉट की चार्जिंग आपको मिल रही है उसमें 35 वॉट देते थे, 120 हर्ट्ज में से 90 हर्ट्ज देते, तो मैं इस स्मार्टफोन को और इजीली रिकमेंड कर सकता था। नाउ अब बात करते हैं कि आपको वाला स्मार्टफोन लेना चाहिए 17 या 18,000 में। तो फर्स्टली इस स्मार्टफोन का जो कॉम्पिटिटर है वो है Redmi Note 10 Pro। तो आपकी जो फर्स्ट प्रायोरिटी है वो है परफॉर्मेंस एंड फिर आपको जो कैमरा है वो भी अच्छा चाहिए एंड फास्ट चार्जिंग स्पीड चाहिए। तो iQOO Z3 से अच्छा कोई भी ऑप्शन नहीं है इस बजट में। एंड आपको जो 5G है वो एक एडेड बोनस तो देखने के लिए मिल रहा है, लेकिन इस स्मार्टफोन में जो डिस्प्ले है एंड जो बिल्ड क्वालिटी है उसमें काफ़ी अच्छा कॉम्प्रोमाइज़ है। बाकी अगर आपको परफॉर्मेंस भी इतनी अच्छी नहीं चाहिए एंड 5G भी नहीं चाहिए तो आपको Redmi Note 10 Pro से अच्छा कोई और स्मार्टफोन देखने के लिए नहीं मिलेगा इस सेगमेंट में। और वहीं बात रही अपकमिंग स्मार्टफोन की, तो यहाँ पे मुझे नहीं लगता कि 17,000 के अराउंड कोई स्मार्टफोन अच्छा लॉन्च होने वाला है जो ये दो जो ऑप्शंस है उनको हटा पाएगा। बाकी कई लोग यहाँ पे Xiaomi 11i हाइपर चार्ज का वेट कर रहे हैं, बट मुझे नहीं लगता है कि ये जो हाइपर चार्ज है वो 20 to 22,000 के नीचे आने वाला है। बाकी आता भी है तो मिलना सबसे बड़ा एक इंपॉर्टेंट चीज़ होती है Xiaomi के फ़ोन में, और ये एजम्पशंस में कोई नॉनसेंस लीक वीडियो से नहीं बता रहा हूँ। ये आप प्रीवियस मॉडल देख सकते हो, Redmi की Note 10 सीरीज़ देख सकते हो, उसका प्राइस ही इतना ज़्यादा था तो डेफिनेटली इसका प्राइस थोड़ा ज़्यादा रहेगा। बाकी 1-2 महीने में ऐसा हो सकता है कि Redmi की Note 11 सीरीज़ आए या फिर Realme की Note सीरीज़ आए, अराउंड 20,000 के नीचे शायद उनके बेस वेरिएंट आ सकते हैं। तो आप चाहो तो उनके लिए वेट कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे मैंने वेट नहीं किया है, मैंने इसको अभी बाय किया है रिसेंटली एंड इससे ज़्यादा मैं आपको क्या ही बताऊँ।
और वैसे आपको ये मोस्ट डिटेल एंड अनबायस्ड वीडियो कैसी लगी ये मुझको आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। एंड जो अदर डिफरेंट वेज है इस चैनल को सपोर्ट करने की वो सब तो आप जानते हो। और ऐसा आप स्मार्टफोन पे और कंटेंट देखना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। बाकी अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो इस स्मार्टफोन के रिगार्डिंग तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और ये चीज़ मैं औरों की तरह सिर्फ बोलने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, अगर आप इस फॉर्मेट में पूछते हो तो आपको कमेंट के रिप्लाई मिलेंगे। एंड मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।